Hello friends, welcome to channel and this is the third lecture of 20 day crash course। और आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले हैं और आज डिस्कस करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट के कुछ 50 क्वेश्चन हैं उसको लगाएंगे और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो टोटल 100 क्वेश्चन है फर्स्ट मॉक टेस्ट में और इसी प्रकार से हम लोग दो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आने वाले समय में 20 दिनों में। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मॉक टेस्ट में जो 50 क्वेश्चन है इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को डाला गया है, जैसे कि करंट अफेयर के लेकर के कुछ क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट डे उनके भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, या कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट प्रोविजंस जो कि इस साल या पिछले साल आए वो भी उसके क्वेश्चन इसमें मेंशन है, या सरकारी योजनाएं इम्पोर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की उनको इसमें मेंशन किया गया है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हो अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले तक उसको आप रिवाइज कर पाएँ और एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलते हैं। सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट एवरीबडी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें बेसिकली 2 स्टेटमेंट मेंशन है और आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि रॉन्ग है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ये जो रिपोर्ट है इसकी HDI की ये जारी की जाती है किसके द्वारा? IMF के द्वारा, इसमें मेंशन है। और ऑप्शन बी दिया है कि HDI की जो रैंक है इंडिया की दैट इज़ 129। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है, बिकॉज ये जारी की जाती है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसकी जो रैंक है इंडिया की 129 करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेंशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, सो हु रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, किसके द्वारा ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी किया जाता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट IMF, सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड थर्ड इज UNCTAD एंड ऑप्शन 4 दिया है जो यूनिसेफ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे कि सर्वाइवल, हेल्थ कंडीशन, वहाँ के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सभी के सभी पैरामीटर देख के ये जो रिपोर्ट है जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेसिकली आपको पेयर कराना है, इसमें लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ पेयर करना है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इसमें दिया है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है तो उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अब बी दिया है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेर से डर लगना। और ऑप्शन जो सी दिया है इसमें एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगना। और जो 4th दिया है इसमें लिस्ट 1 में दैट इज फायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। सो आप मैच कर सकते हैं इसमें फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का बी एंड थर्ड का फर्स्ट दैट इज डी। सो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि व्हाट इज कैथरेसिस। कैथरेसिस क्या होता है? इसको हम लोगों ने यूनिट 9 में पढ़ा था, अगर आपको याद है यूनिट 9 उसमें डिस्कस किया था कैथरेसिस के बारे में। सो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन ए में द रिडक्शन ऑफ टेंशन बाय टेलिंग वंस प्रॉब्लम टू अदर, दूसरों को अपनी समस्या बताना। और ऑप्शन जो बी दिया है रिडक्शन ऑफ टेंशन बाय टॉकिंग वन प्रॉब्लम टू एवरीवन, अपनी समस्या को सभी को बताना कि उसके द्वारा फिर अपनी टेंशन कम करना, इसको बोलते हैं कैथरेसिस। ऑप्शन सी दिया है नॉट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू टेल प्रॉब्लम्स टू एनीवन एल्स, अपनी समस्याओं को अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर न करना, ये कैथरेसिस कहलाता है। या ऑप्शन डी दिया है द रिडक्शन ऑफ टेंशन बाय टेलिंग वन प्रॉब्लम टू दी प्रोफेशनल ओनली, जो सोशल वर्कर होते हैं उनको ही जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं उनको उनके साथ शेयर करना, उसको बोलते हैं कैथरेसिस। सो जो राइट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। आपको बताना है इसमें से किस, ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है रैंडम सैम्पलिंग का। सो इट मेक द सैम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये करेक्ट है बिकॉज फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे चॉकलेट हैं, अगर इसमें से सभी एक जैसी हैं, अगर आप इसमें से एक निकाल लेते हैं तो वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, तो इट मेक द सैम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन सही है, ऑप्शन बी। इट इंश्योर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, ये भी सही है, बिकॉज आप इसमें से एक जब निकालेंगे तो ये पूरे के पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये जो इसका रिजल्ट होगा वो जनरलाइज हो जाएगा। एंड इट रिड्यूज एरर एंड इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो ये भी ठीक है, बिकॉज इसमें से जो सैम्पलिंग हम जब करते हैं तो बहुत सारे सैंपल को एक सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरर इसमें कम रहती है। एंड फोर्थ ऑप्शन, इट मैक्सिमाइज द एक्सपेरिमेंट वेरिएशन, ये गलत है, बिकॉज इसमें 4 ऑप्शन में से एक ही रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेंशन है, पढ़ सकते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुवेनाइल क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड मेनली बाय, जो छोटे बच्चे होते हैं क्राइम कर देते हैं, तो अगर उसको रोकना है तो कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुड पेरेंटिंग एंड फैमिली सपोर्ट, अगर पेरेंटिंग अच्छी होती है और साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते में चले जाते हैं या क्राइम करते हैं तो उनको रोका जा सकता है इसके द्वारा, तो ये सही है। और पीयर प्रेशर से तो कभी नहीं हो सकता, उनको समझाने से, जो बच्चे होते हैं उनको जितना समझाएंगे वो ईजिली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और जो भी ये गलत काम है उसको छोड़ सकते हैं, तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड इसमें सी ऑप्शन दिया है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ पेरेंट्स, ये भी गलत है। ओवर इंटेलिजेंट फैमिली, ज़्यादा अगर फैमिली इन्वॉल्व रहेगी, ज़्यादा उनको देखा जाएगा बच्चों को ज़्यादा, तो तभी उसमें जो बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है कि वो जो गलत काम करना छोड़ देते हैं। अगर उनकी प्रॉपर पेरेंटिंग होती है, साथ ही साथ अगर फैमिली सपोर्ट करती है बच्चों को, उनको अंडरस्टैंड करती है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो ईजिली वो इस प्रकार की जो जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रपोज्ड टारगेट ऑफ SDG गोल्स अडोप्टेड बाय UN जनरल असेंबली ऑन 25 सितंबर 2015। 25 सितंबर 2015 को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो गोल थे टोटल, उसको अडोप्ट किया गया था UNGA के द्वारा, तो आपको बताना है टोटल कितने नंबर ऑफ द टारगेट हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑप्शन 170, 165, 169 एंड 155। सो इसके जो टारगेट थे दैट इज़ 169, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन है कि इसमें टोटल 17 जो गोल थे और टारगेट जो थे 169 थे। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक्ट मेंशन है, प्रोविजन है, और साथ साथ उसकी जो ईयर है कब ये एक्ट आया था, इनेक्ट कब हुआ, उसके साथ आपको मैच करना है पेयर। सो द फर्स्ट इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इसको कब गठित किया गया था, और ऑप्शन जो बी है मेंटल हेल्थ एक्ट, ऑप्शन सी एट्रोसिटी अगेंस्ट वीमेन, और जो डी दिया है हिंदू कोड बिल। चारों के चारों जो एक्ट हैं वो आपको इसके साथ मैच करना है, पेयर करना है ईयर के साथ। सो जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो गठित की गई थी वो कब गठित की गई थी, दैट इज इन 1959 में। ओके, एंड मेंटल हेल्थ एक्ट विच कम इन 1987 में। सो फर्स्ट का सेकंड और बी का थर्ड आप मैच करा सकते हैं, मैच बी का फोर्थ सॉरी। सो इसका सी करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें केवल फर्स्ट का 2 का मैच केवल थर्ड में ही है। सो आप अगर आपके पास दो ही आते हैं आपको, तब भी आप सही आंसर लगा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है सी। फिर भी इसका और देख लेते हैं, एट्रोसिटी अगेंस्ट वीमेन एक्ट ये कब आया था, ये 2007 में आया था, और हिंदू कोड बिल ये कब आया था, 1952 में। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, आपको बताना है इसमें से 4 जो इसको आपको बेसिकली क्या 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है, सीक्वेंस में लगाना है। द फर्स्ट इज रिहैबिलिटेशन, ऑप्शन बी दिया है इम्यूनाइजेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन, एंड थर्ड दिया है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, एंड द फोर्थ इज डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। तो आपको बताना है इसको, बेसिकली आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देन उसके बाद उसका इम्यूनाइजेशन और अवेयरनेस जनरेशन उसके बारे में अवेयर किया जाता है, और उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, मतलब उसको रिहेबिलिटेशन करना ऐसे लोगों को जिन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है या समस्याएं हैं, उसके बाद फिर लास्ट में होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। सो इसका जो बन जाएगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इसका राइट आंसर होगा डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप बेसिकली नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। सो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एसर्शन रीजन मेंशन है, आपको बताना है कि जो एसर्शन और जो रीजन है दोनों करेक्ट हैं, या अगर दोनों करेक्ट हैं तो आपको ये भी बताना है कि जो रीजन है वो क्या एसर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं देता है। तो
सो लेट चेक। जो असेसन में दिया गया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप इनटू हिरार्की ऑफ पोजीशंस। जैसा कि कल जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोसाइटी के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, लोगों को एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लोगों को रखा जाता है और उनके इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, उनके पॉलिटिकल बिल के आधार पर जो लोग गरीब होते हैं उनको नीचे, उसके बाद फिर वर्कर, पीजेंट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, रिच होते हैं, उनके इसी प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में उनको लगाया जाता है। तो ये सही लिखा है कि उनकी जो पोजीशंस होती है हिरार्किकली होती है, और साथ ही साथ ये भी सही है इसका रीजन, बिकॉज इसमें दिया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अनइक्वल विद रिगार्ड ऑफ पावर और प्रॉपर्टी। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनके पॉलिटिकल कंडीशन और सामाजिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर उसको लगाया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब स्ट्रैटिफाई किया जाता है, उनको स्तरीकरण किया जाता है। सो दोनों ही सही है और इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि ये करेक्ट है। साथ में यहाँ पर इवेंट दिए हैं और उनकी जो इवेंट की डेट दी है, तो आपको बताना है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट दिया है एंटी लेप्रोसी डे, सो 24 फरवरी इसमें लिखा है। और बी दिया है वर्ल्ड वाटर डे, दैट इज़ 22 मार्च। एंड सी दिया है वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट इज़ 7 मार्च। एंड ऑप्शन जो डी दिया है दैट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, सो ये 22 अप्रैल को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो इसमें जो फर्स्ट दिया है एंटी लेप्रोसी डे, बेसिकली ये 24 फरवरी को नहीं, ये 26 जनवरी को होता है। सो ये रॉन्ग है। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेल्थ डे दिया है इसमें, ये भी रॉन्ग है, ये बेसिकली 7 अप्रैल को होता है, 7 मार्च को नहीं होता है। तो ये दो गलत हैं और दो सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। ये जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट डे हैं इसको आपको याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद भी नहीं है अभी भी। तो इसमें ऐसे में इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने डाले हैं, ताकि अगर जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तब भी उनको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13, शेड्यूल जो 5th है 6th है, बताना है हमारे भारतीय संविधान का वो किससे रिलेटेड है। डिसाइड स्टेट बाउंड्री बिटवीन द स्टेट, या फिर डिसाइड द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके अधिकारों को रक्षा करना, या फिर माइनॉरिटीज़, हमारे देश की जो माइनॉरिटी है उनके अधिकारों को रक्षा करना, तो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ट्राइबल्स। ना क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बेसिकली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा जो डे है किस बेसिकली किस मंथ में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो फर्स्ट दैट इज़ वीमेंस डे, यूथ डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड एड्स डे। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले यूथ डे, बिकॉज यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। उसके बाद वीमेन डे दैट इज़ ऑन 8 मार्च, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे दैट इज़ ऑन दी 8 सितंबर, एंड द एड्स डे दैट इज़ ऑन 1 दिसंबर। सो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं तो यहाँ से याद भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, आपको यहाँ पर बेसिकली अरेंज करना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसके किस ईयर में ये स्कीम बेसिकली आई थी। जैसे कि फर्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, ये किस ईयर में आई स्कीम ये। और उसके बाद सेकंड जो बी दिया है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और सी दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एंड डी इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो ईयर, ये इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम दैट इज़ 1995 में, और दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन 1999, एंड दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन 2016, एंड दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन जुलाई 2015। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABDC। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको और लिख भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इसे जो स्कीम होती है उनकी डेट क्या है, या जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं उनको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीम को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, उसको आपको याद करना होता है, उसमें कोई इस प्रकार कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को याद कर सकते हैं अलग से लिख के। ना क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है कि असर्शन रीजन है, आपको बताना है कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज़ एम्पावरमेंट लीड टू द डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और जो रीजन दिया है कि मैनी पीपल इन इंडिया आर नॉट एम्पावर्ड। दोनों की दोनों सही स्टेटमेंट है,
बिकॉज अगर एम्पावर किया जाता है कि लोगों को तो ऑफ कोर्स दैट लीड टू डेवलपमेंट, विकास भी होता है और वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और हमारे देश में जो इस समय अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में वो एम्पावर्ड नहीं है, जैसे कि महिलाएं जो माइनॉरिटी हैं वो भी एम्पावर्ड नहीं है। दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि किस ईयर में ये जो एक्ट है कब आया था। तो द फर्स्ट इसमें जो दिया है दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एंड जो सेकंड दिया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एंड सी दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड डी इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो जो फर्स्ट जो वाटर कंजर्वेशन एक्ट दैट इज कम इन 1974, and air prevention and control pollution act that is come in 1981, and wildlife protection act 1972, and forest conservation act that is come in 1980। सो ये आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में मेंशन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट, बिकॉज सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, उसके बाद फिर ये जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया 1974 में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कौन सी ईयर में आया कौन सा एक्ट, यहाँ से आप लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बेसिकली आपको दो लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और आपको बेसिकली यहाँ पेयर करना है। और जैसे कि फर्स्ट में दिया है रोल प्लेइंग, कुछ एक्टिविटी दी है, बस द ग्रुप, एंड सी ग्रुप थेरेपी, एंड जो डी दिया है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। आपको मैच करना है इसके साथ टीम बिल्डिंग, ईगो स्टेट, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड लीडरलेस ग्रुप। सो इसका जो फोर्थ दिया है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, आपको इसके बारे में पता होगा, ये बेसिकली रिलेटेड है ईगो स्टेट से। आने वाले जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। सो अभी आप देख सकते हैं डी का इसमें सेकंड हो जाएगा। देन आपका जो थर्ड ऑप्शन है एलिमेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद ये जो रोल प्लेइंग है, डिफरेंट टाइप की जो रोल एक्टिविटी दी जाती है उसके माध्यम से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, तो इसका जो थर्ड हो जाएगा। और इस जब थर्ड होगा तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी एलिमेंट हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, सेकंड और फोर्थ। एंड जो बज ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें कोई लीडर मतलब लीडर ना हो और लीडरलेस ग्रुप। सो बी का होगा फोर्थ, एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट में बेसिकली कुछ इमोशन मेंशन है, और जो लिस्ट 2 है इसमें उसके आउटकम मेंशन है। तो आपको पेयर करना है कि कौन सा इमोशंस है किसके साथ किस आउटकम के साथ पेयर होगा। तो फर्स्ट सरप्राइज पे सैडनेस, मतलब सरप्राइज भी होना और साथ ही साथ दुख भी होना, तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। सो इसका जो फर्स्ट का है थर्ड है, और आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको एक के बारे में पता है तब भी इसका आप सही आंसर राइट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो थर्ड हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर केवल एक ही ऑप्शन में है। सो उसके अलावा देख सकते हैं एंटिसिपेशन प्लस जॉय, ये मैच करेगा आपका ऑप्टिमिज्म से। और फियर एंड सरप्राइज विच इज रिलेटेड टू दी ऑ एंड दी एंगर एंड दी एंटिसिपेशन विच इज रिलेटेड टू दी सेकंड अग्रेसिवनेस। सो ये बेसिकली कुछ इमोशंस और उसके आउटकम थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इवन आफ्टर 75 ईयर्स सिंस इंसेप्शन सोशल वर्क कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर इट्स प्रोफेशनल स्टेटस इन इंडिया। हमारे देश में 75 साल हो गए देश के, उसके बावजूद भी हमारे देश में समाज कार्य है आज भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है एज ए फॉर द प्रोफेशनल स्टेटस। और इसका जो रीजन दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आर फंडामेंटल टू द सोशल वर्क प्रोफेशन। सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए जो इसके सिद्धांत हैं ह्यूमन राइट्स और सोशल वर्क के जो जस्टिस के प्रिंसिपल हैं दैट इज़ फंडामेंटल। सो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, और जो असेसन रीजन, तो दोनों ही करेक्ट हैं। बेसिकली दोनों ही बात सही की गई, तो हमारे देश में आज भी समाज कार्य के लिए समाज कार्य का एज ए प्रोफेशनल स्टेटस आज भी उतना नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बेसिकली एक दो लिस्ट दी हैं, और आपको पेयर कराना है। लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट डे मेंशन है, और लिस्ट 2 में उसके रिगार्डिंग जो डेट है कि किस डे पे ये ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, दैट इज जैसे कि फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। और सेकंड वर्ल्ड एड्स डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 1 दिसंबर, एंड द वर्ल्ड फूड डे विच इज ऑब्जर्व ऑन दी 16 अक्टूबर, एंड द लास्ट ह्यूमन राइट्स डे विच इज ऑब्जर्व 10 दिसंबर। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप मैच करा लीजिए। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद फोर्थ है, ये करेक्ट है।
एंड क्वेश्चन नंबर ये बेसिकली इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको अलग से लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं सभी डे, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इसको मैंने इस मॉक टेस्ट में डाला हुआ है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हम लोग आने वाले 3-4 मॉक टेस्ट में सभी के सभी कवर कर लेंगे। तो काइंडली आप इसको अलग से लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं हो रहा है या याद नहीं है, तभी अलग से लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 है और आपको मैच कराना है, पेयर करना है। यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेंशन है और इसके साथ उसकी जो लिस्ट 2 में उसका ईयर कि जो कब एक्ट आया था, जैसे कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस विच कम इन 1974, ओके, एंड द नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन विच कम इन 1986, एंड द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कम इन 1995, एंड द लास्ट नेशनल वाटर पॉलिसी विच कम इन 1987। तो ये बेसिकली सीक्वेंस में लगा ही हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ थ्योरी मेंशन है और उसके साथ लिस्ट 2 में कुछ थिंकर मेंशन है। आपको मैच करना है पेयर कि कौन सी थ्योरी किस थिंकर के द्वारा दी गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये तो सबको पता ही होता है कि ये बेसिकली किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट का जो पेयर करेगा सेकंड से। सो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ थर्ड। सो अगर आपको एक के बारे में पता है, एक थिंकर के बारे में, तब भी आप राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं जो थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग ये दी गई थी ऑकबर्न के द्वारा, और थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन ये दी गई थी E.M. सुदरलैंड के द्वारा। और उसके अलावा जो लास्ट है सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी गई थी होम्स के द्वारा। सो ये क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सोशल वर्क हिस्ट्री के माइलस्टोन मेंशन है, अर्थात जैसे कि एलिजाबेथ पुअर लॉ कब आया था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कब बनाई गई थी, और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट कब बनाया गया था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो एलिजाबेथ पुअर लॉ है वो कब आया था 1601 में, और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच इज़ कम इन 1869 में, और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट ये भी 1884 में आया था। ये आप फर्स्ट लेक्चर जाएंगे देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है। वो जो फोर्थ है दैट इज़ मेडिकल सोशल वर्क, ये 1900 में आया था। इसके बारे में नहीं बताया था, इसके बारे में शायद यूनिट नंबर 9 में बताया होगा अगर आपने पढ़ी होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं कब कौन सा आया। सबसे पहले ये एलिजाबेथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, एलिजाबेथ 1601, उसके बाद फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन 1869 में, उसके बाद फिर सेटलमेंट हाउस 1884, एंड लास्ट में 1900 में आया था। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है कि जो अच्छी एक सोशल पॉलिसी का ड्राफ्ट होता है जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन दी वॉइस ऑफ पीपल्स, जो लोग होते हैं उनके हिसाब से ये जो सोशल पॉलिसी बननी चाहिए, और सोशल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है तैयार होनी चाहिए, और विच इज़ कनेक्टेड विद द ग्रास रूट्स, और ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। जो भी सोशल पॉलिसी सोशल चेंजेस के लिए लाई जा रही है वो ज़मीन इस तरह से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये असर ठीक है। रीजन दिया है कि सोशल पॉलिसी आर फ्रेम इन द एरिया ऑफ सोशल कंसर्न, जहाँ पर समस्याएं सामाजिक प्रॉब्लम है उसी के आधार पर जो सोशल पॉलिसी है उसको बनानी चाहिए। सो विच बेस्ड ऑन फ्रेम ऑन द एरिया ऑफ सोशल कंसर्न, दोनों ही सही है और इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि बाल पंचायत के बारे में दिया गया है, बताया गया है कि जो बाल पंचायत है बेसिकली जो ग्राम पंचायत है ना उसी के आधार मॉडल है और इसी के आधार पर बनाया गया है बाल पंचायत। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। और इसका जो रीजन दिया है कि जो इसमें बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो अपनी समस्याओं को रखते हैं और उसको ठीक करने के लिए इसमें डिस्कशन करते हैं, उसी प्रकार से जो बच्चों की समस्याएं होती हैं, इशू होते हैं जो कि उनको अफेक्ट करते हैं या फिर सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को, तो इस प्रकार के जो इशू होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं बाल पंचायत में। सो इसी के लिए इसको बनाया गया है। दैट इज द थ्रस्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बाल पंचायत। दोनों ही सही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें दिया गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं बेसिकली हमारे ही समाज के इंडिसिप्लिनेबल पार्ट होते हैं समाज के, और उसका जो रीजन दिया है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं बिलोंग टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑफकोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही वो बिलोंग करते हैं, और एंड डू नॉट हैव एनी गवर्नमेंट असिस्ट सोशल सिक्योरिटी, और सरकार के द्वारा उनको कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये दोनों ही सही है।
इसको ये देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो दोनों तो सही हैं, बट अगर हम देखें इसमें फर्स्ट वाले जो असेसन है इसमें बेसिकली इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो ये जो रीजन है करेक्ट नहीं है। रीजन करेक्ट है बट इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज दोनों ही अलग अलग बात बोल रहे हैं स्ट्रीट वेंडर के बारे में। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट में दिया है स्ट्रीट वेंडर के बारे में कि वो समाज का हिस्सा है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। दोनों अलग अलग बातें हैं, बात दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया गया है कि फियर ऑफ एलिमिनेशन इज अ सिम्टम्स ऑफ। आपको बताना है कि जो दूर होने का जो डर होता है वो इसको क्या बोलते हैं, पैरानोइया, सिजोफ्रेनिया, हिस्टेरिया और मैनिक डिप्रेशन। तो इसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में यूनिट 9 में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, और बहुत सारे इसमें लेक्चर नियर 20 से ज़्यादा लेक्चर डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील विद द क्रुअल्टी टू वीमन बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के जो परिवारजन होते हैं उनके द्वारा अगर महिला के अगेंस्ट में कोई किसी प्रकार का कोई क्रुअल्टी एक्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन से आईपीसी के अंतर्गत आएगा। दैट इज कम अंडर सेक्शन 498A। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि द पीरियोडिकल सर्वे ऑफ एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, हमारे देश में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए। नेशनल सर्वे जो NSS की रिपोर्ट होती है, NSS के बारे में आपने जानते होंगे, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और ऑपरेशनल रिसर्च ब्यूरो और नीति आयोग। नीति आयोग तो थिंक टैंक है तो इसके ये तो हो ही नहीं सकता, और रिसर्च ब्यूरो भी नहीं है। इन दोनों में अगर देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे NSS की रिपोर्ट ही आती है, अगर आपने न्यूज़ देखते होंगे सबसे ज़्यादा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड एनवायरनमेंट। इंसान और वातावरण के इन्वायरमेंट के बीच में के जो संबंध होते हैं किसके द्वारा इसको बेसिकली बताया गया था और एक्सप्लेन किया गया था। सो इसमें ऑप्शन जो दिया है कार्ल लुईन के द्वारा, ये जो राइट आंसर है इसके द्वारा लोगों के बीच में ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध है उनको एक्सप्लेन किया गया था लाइफ स्पेस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 द ऑथर ऑफ बुक, आपको बताना है कि इनमें से ये जो बुक है फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क इन इंग्लैंड एंड US किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर दिया गया है वुडरूफ के द्वारा, कैथलीन वुडरूफ के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ये जो इम्पोर्टेंट बुक है इसी वजह से इनको हमने इसमें मॉक टेस्ट में डाला हुआ है कि जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या जो उनके थिंकर हैं आने वाले सभी 3-4 जो आगे आने वाले जितने मॉक टेस्ट हैं ना उसमें से ऐसे कुछ प्रकार के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन सब में डाल देंगे। तो आप सभी को अलग से लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बताना है आपको कि द नेम ऑफ 2012 दिल्ली रेप विक्टिम वाज कॉइन्ड बाय मीडिया निर्भया, विच प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क डज इट रिलेटेड। बेसिकली क्या है कि ये जो नाम था, उसका नाम चेंज करके दूसरा नाम दिया गया था। जो 2012 का जो केस हुआ था दिल्ली रेप केस, तो जो लड़की थी उसका नाम चेंज करके बेसिकली मीडिया में, बिकॉज आपको वही बताना है कि उसका रीजन क्या है। विच प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क डज इट रिलेटेड टू, तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड या फिर इंडिविजुअलाइजेशन या एक्सेप्टेंस या कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ऑफकोर्स इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी को छुपाने के लिए उसका नाम दूसरा रखा गया था, या जो मीडिया के द्वारा उसका नाम निर्भया बोला गया था। सो उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजेंसी इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ करेक्शंस। करेक्शन के फील्ड में, करेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि ठीक करना, जो भी कोई डेफिशिएंसी या डेविएंट हो जाते हैं लोग या बच्चे या जो भी, तो उनको ठीक करने के लिए जो एजेंसी बेसिकली इन्वॉल्व होती है इसमें, सोशल वर्क जो वर्कर होते हैं, एजेंसी होती है, इन्वॉल्व होती हैं, तो उनका पर्पज़ क्या होता है, क्या करते हैं वो ठीक करने के लिए। सो रिफॉर्मेशन, सुधार करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, या और लास्ट में दिया है रिट्रीब्यूशन, प्रतिकार करना। प्रतिकार मतलब होता है छोड़ देना, तो ऑफकोर्स ये तो होगा नहीं फोर्थ वाला। और रिफॉर्मेशन मतलब सुधार करना, ये ठीक है, ट्रेनिंग भी, शिक्षा भी देना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा की जाती है। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको 15 अगस्त में शायद 2014 में इसको बोला गया था भाषण में कि, तो ये उस समय स्टार्ट की गई थी। इसकी जो डेट है उसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है किसके लिए थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, द PCPNDT एक्ट प्राइमरली एड्रेस टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, किसको एड्रेस करता है ये एक्ट? लीगल एबॉर्शन या सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन या फिर अबॉर्शन केयर टू द अनवेड मदर्स या अबॉर्शन केयर टू द रेप विक्टिम्स। तो आपको अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। PC मीन्स होता है प्री कंसेप्शन और PNDT मतलब प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। सो बेसिकली जो एक्ट आया था 1994 में और ये रिलेटेड था सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन के लिए। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि जो मनरेगा में महिलाएं काम करती हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वीमेन बेनिफिशरी शैल बी, इसमें क्या उनका परसेंटेज है? 50%, 75, 33 और 100%। दैट इज ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट, 33%। अ सोशल सिस्टम इज दैट, 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। हैज़ वेरियस पार्ट, सोशल सिस्टम है तो वेरियस पार्ट होंगे। और कोई भी सिस्टम है, कोई भी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन है तो उसमें डिफरेंट पार्ट होंगे। इट इज़ अ होल, ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीज़ों को लेके बनता है। एंड हैज़ द बाउंड्री, ऑफ कोर्स है बाउंड्री बिकॉज सिस्टम है। एंड हैज़ सब सिस्टम, ऑफ कोर्स किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ होलनेस एंड द हेयर एंड नाउ व्हाट रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड करता है, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है ये होलनेस और हेयर एंड देयर वाला, हेयर एंड हाउ? सो फंक्शनल मॉडल या गेस्टाल्ट थ्योरी, लाइफ मॉडल या क्रिसिस थ्योरी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है गेस्टाल्ट थ्योरी। इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग विच पीरियड इंडियाज पॉपुलेशन मार्क नेगेटिव ग्रोथ रेट, किस दशक में इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव थी? अर्थात 10 सालों के अंतराल में जब पॉपुलेशन काउंट की जाती है तो देखा गया था कि डिग्रेड हो रही, कम हो रही है। तो ये था 1911 से लेकर 1921। क्वेश्चन नंबर 41, द नेम ऑफ श्रमिक विद्यापीठ, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज लेबर एजुकेशन कैंप है या फिर ये जन शिक्षा संस्थान है या फिर वनस्थली विद्यापीठ या फिर लेबर लिटरेसी बोर्ड। तो ये जो जन शिक्षा संस्थान है इसी का नाम है श्रमिक विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 42, समथिंग गिवन डिमांडेड एज ए रिपेमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने पर अगर कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता है, रिपेमेंट करना पड़ता है या डिमांड की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफर टू रिहैबिलिटेशन या करेक्शन या फिर रिट्रीब्यूशन या फिर रिफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेसिकली कि प्रतिकार करना या फिर बदला या फिर बोलते हैं ना कि उसको रिवेंज लेना, तो उसे बोलते हैं। कोई अगर कुछ गलत कर दे तो उसका रिपेमेंट या उसका जस्ट उसका समथिंग गिवन टू द डिमांड तो उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। Now the question number 43, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, उस समय इंडिया की लिटरेसी रेट क्या थी 2011 के सेंसस के आंकड़े के आधार पर? तो ये थी 74%, ये तो आपको पता ही होगा। और 44 क्वेश्चन, एडवोकेसी मे नॉट बी इजिली एसेंशियली अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द मेथड ऑफ सोशल वर्क, आपको बताना है कि इसमें से कौन से समाज कार्य का मेथड का ये बेसिकली पार्ट नहीं है। सोशल केस वर्क, सोशल एक्शन, सोशल ग्रुप वर्क, सोशल वर्क रिसर्च। तो ये एडवोकेसी आपको बताना है इनमें से किसका हिस्सा नहीं है। सोशल केस वर्क का हिस्सा है बिकॉज जो सोशल वर्कर होते हैं वो एडवोकेट करते हैं, तो ये तीनों में ही होगा, सोशल केस वर्क में भी, सोशल ग्रुप वर्क में और सोशल एक्शन में। क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं वो एडवोकेसी थोड़ी करते हैं वहाँ जाके, जो सोशल वर्कर होते हैं वो मदद करने के लिए जाते हैं, मेडिकल की तरह काम करते हैं, वहाँ मदद करने जाते हैं, एडवोकेसी करते हैं। सो जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की कौन सी विशेषता नहीं है। इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग।
तो इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस, ये भी है इसका विशेषता। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस, ये भी सही है। एंड जो थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है, इट इज़ नॉट अ बाईपार्टाइट प्रोसेस, द्विपक्षीय प्रोसेस नहीं है। बट ये द्विपक्षीय प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी होगी ना जब दो लोग होंगे या दो दल होंगे, दो पक्ष होंगे। तो ये इसमें लिखा है इट इज़ नॉट, ये बेसिकली इट इज़ अ बाईपार्टल प्रोसेस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ बाईपार्टल प्रोसेस ऑफ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। बट इसमें नॉट लिखा है, तो ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें मेंशन है बीसीएस साइकिल। आपको बताना है कि जो बीसीएस साइकिल है ये टर्म है किसके द्वारा दी गई थी। अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई, या फिर गुन्नर मृदाल के द्वारा, या फिर गुंडर फ्रैंक के द्वारा, या फिर दुर्खम के द्वारा। सो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर मेंशन है गुन्नर मृदयाल के द्वारा, ये जो टर्म है बीसीएस साइकिल दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, आपको बताना है कि इनमें से जो चार ऑप्शन, चार मेंशन दी गई पर्सनालिटी मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो रिलेटेड है मजदूर किसान शक्ति संगठन से। तो अन्ना हजारे, केजरीवाल तो ये दोनों साथ में थे करप्शन को लेकर के, और वो लोकपाल बिल को लेकर के आए थे, तो ये लोग नहीं है इसमें। और अरुणा रॉय एंड अरुंधति रॉय ये भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अरुणा रॉय करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया है कि इंडिविजुअल की जो बिलीफ इन दी वर्थ ऑफ इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड करता है, सोशल वर्क वैल्यू से, सोशल वर्क टेक्निक, या फिर सोशल वर्क प्रिंसिपल, या सोशल वर्क मेथड्स। तो ऑफकोर्स मेथड तो नहीं होगा, और प्रिंसिपल और इसमें टेक्निक भी नहीं होगा, तो वैल्यू प्रिंसिपल में देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ये एक सोशल वर्कर होता है। तो सोशल वर्कर बेसिकली क्या करता है कि जो क्लाइंट होता है उसकी इंडिविजुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सभी के सभी जो भी होते हैं क्लाइंट की, उनको रिस्पेक्ट करता है, और उसके आधार पर उसके बाद फिर उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है ना। बायसनेस नहीं होनी चाहिए सोशल वर्कर में, और ये सभी की सभी उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको रखना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए किसी को। तो ये बेसिकली वैल्यू है, सोशल वर्क वैल्यू होती है, इसको जो सोशल वर्कर होता है इनको मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज इज एसोसिएटेड टू, इसको अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा सोशल वर्क हिस्ट्री के बारे में, तो इसका जो सबसे लास्ट वाला स्लाइड था उसमें बताया था मैंने कि जो जो सोशल वर्कर होते हैं जब रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया था कि एक क्लाइंट है, कि जो पेशेंट है और हॉस्पिटल है, और जो सोशल वर्कर होता है बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है, और अगर पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत होती है या जो भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको मोबिलाइज करता है रिसोर्स को। तो ये बेसिकली ब्रोकर का रोल प्ले करता है इसमें सोशल वर्कर। तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इस लास्ट स्लाइड होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, दैट इज ब्रोकर रोल। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है ये, बेसिकली 51 लग गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एसोसिएट विद द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रंस फ्रॉम द कॉमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको बताने में कौन सी जो योजना थी ये इसलिए चलाई गई थी ताकि महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में होने वाले जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, ये तो होगा ही नहीं, हस्तशिल्प की बात ही नहीं यहाँ पर बात की जा रही है सेक्स एक्सप्लॉयटेशन की। स्वाधार योजना, उज्ज्वला योजना, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये भी नहीं होगा। स्वाधार योजना तो बेसिकली शायद ये एम्प्लॉयमेंट से लेकर के होगी, और ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है जो उज्ज्वला योजना, ये करेक्ट है। ये आप इसको उज्ज्वला योजना से कनेक्ट नहीं कीजिए, ये उज्ज्वला अलग है, और वो जो अभी चलती है उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर को लेकर के वो डिफरेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उज्ज्वला योजना स्कीम। सो ये क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे इसमें डिस्कस किए, और इस जो मॉक टेस्ट फर्स्ट था इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जैसे कि इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे थे, या जो इम्पोर्टेंट एक्ट प्रोविजंस को लेकर के, या कुछ इसमें करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन थे, तो उसके अलावा थ्योरी थी कुछ। तो ये जो जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और जो भी इसमें से आपको फैक्ट याद ना हो तो आप याद कर लीजिए, इसको अलग से लिख के नोट्स बना लीजिए, अभी काफ़ी दिन है, और रिवाइज करते रहिए तो आपको याद हो जाएगा एग्ज़ाम के लास्ट डे तक। सो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मॉक टेस्ट के ये हम लोग लगभग 4 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें से
चांसेस हैं कि ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन किए हैं, जैसे करंट अफेयर को लेकर के, तो एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब लास्ट ईयर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि फैक्चुअल बेस्ड थे, जैसे कि इम्पोर्टेंट एक्ट, प्रोविजंस और इम्पोर्टेंट डे। तो इनको याद करना होता है। इसको आप लिख लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।